हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसने पहले क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहाँ पे आपको ईएमआरएस की फिजिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मेरे यूट्यूब के बायो में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। पेड एंड नॉन पेड की सारी डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगी। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री अभी चल रहा है, तो जिससे केमिस्ट्री और बायो की प्रैक्टिस करनी है उतना ही पेमेंट करके आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मैटर जो है वो दो टाइप से क्लासिफाई हो जाता है ब्रॉडर तरीके में, जिसमें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। ये क्लासिफिकेशन फंडामेंटल टू केमिस्ट्री है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट को ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, प्रिडिक्ट करने में प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। कैसे? देखो, मैटर जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में हम कंसीडर करते हैं एलिमेंट्स को, और कंपाउंड में एलिमेंट क्या होता है, जैसे कि कॉपर आपका एक एलिमेंट है। कॉपर के सारे मॉलिक्यूल्स, जिस पूरा कॉपर का ही बर्तन बना हुआ है, इसमें कोई भी और ऑब्वियसली जब बनाते हैं तो हम दूसरे एलिमेंट्स को मिलाते हैं, उसे हम अलॉय बोलते हैं। उसके मिक्सचर को हम अलॉय बोलते हैं। तभी हम किसी भी सब्सटेंस को बना पाते हैं। गोल्ड भी प्योर गोल्ड नहीं होता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, तभी आपकी ज्वेलरी बन पाती है। तो सिमिलरली वैसे ही ये एलिमेंट तो कॉपर का है, जिसमें कॉम्पैक्ट है सिर्फ कॉपर के मॉलिक्यूल्स। वैसे ही कंपाउंड में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दो तरीके के होते हैं जो बनाते हैं कंपाउंड हमें। फिर आपका आता है मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। होमोजेनस मिक्सचर मतलब एक ही तरीके का, हेटेरोजेनस मतलब दो सब्सटेंसेस या दो एलिमेंट्स के मिलने से जो बनता है, या दो सब्सटेंसेस के मिलने से जो बनता है, उसे हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, अब हम नीचे फर्दर इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है। प्योर सब्सटेंसेस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज कांस्टेंट कंपोजिशन, मतलब सेम, एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सैंपल। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट चीज है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिंगल पार्टिकल का होता है, एंड विच कैन बी एन एलिमेंट। कोई भी एक एलिमेंट भी हो सकता है या कंपाउंड भी होता है, मतलब लेकिन एक ही होता है। अगर कॉपर है तो कॉपर ही रहेगा, अगर स्टील है तो स्टील ही होगा। ठीक है। प्योर सब्सटेंस कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। कौन कौन से? देखो, दो तरीके के होते हैं। एक तो हो गया आपका एलिमेंट, एक हो गया आपका कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस। एलिमेंट का मतलब ये हो गया, वो उसका ऑलरेडी साइज इतना छोटा हो चुका है कि अब आप उसको फर्दर किसी और चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। एटम समझ लिया, एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, उसमें आप और कोई चेंजेस कर ही नहीं सकते हो। ठीक। ईच एलिमेंट इज कम्पोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे गोल्ड हो गया, या ऑक्सीजन हो गया, या कार्बन हो गया। इसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हो कोई और एलिमेंट फॉर्म करने में, या इसे और तोड़ के इसके मॉलिक्यूल्स नहीं बना सकते हो। ठीक है। कंपाउंड क्या होता है, ये कंसिस्ट कर रहा होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इनटू अ फिक्स्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कंपाउंड में ना फिक्स्ड रेशियो में होता है। ठीक है। Compounds can be broken down into a simpler substances by chemical means but not by physical method. आप कंपाउंड्स को, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग होती है, तो आप कोई केमिकल चीज तरीके से तो आप उसे तोड़ सकते हो, लेकिन कोई भी फिजिकल मेथड नहीं होता है क्या कंपाउंड्स को ब्रेक करने का। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल को आप हीट कर सकते हो तो इवेपोरेट हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी आप किसी और सब्सटेंस के साथ में मिक्स करके या किसी और एलिमेंट के साथ मिक्स करके रिएक्शन कराओगे तो वो कन्वर्ट हो सकती है किसी और चीज में। ठीक है। वैसे ही सोडियम क्लोराइड NaCl को आप वाटर में मिक्स कर सकते हो तो कुछ डाइल्यूट कर सकते हो उसे, और Na को अलग कर सकते हो, क्लोरीन को अलग कर सकते हो। तो ऐसे आप कर सकते हो, हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो, ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो, सिमिलरली विद कार्बन को अलग कर सकते हो। लेकिन ये सब आप रिएक्शन से कर सकते हो, फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसे हम बोलते हैं कंपाउंड्स। मिक्सचर किस तरीके के होते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनता है। मिक्सचर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, एक सेकेंड, हाँ, विच इन विच द सब्सटेंसेस रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल प्रॉपर्टीज। मिक्सचर में कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं सर्टेन प्रोपोर्शन में भी। ठीक है, कोई भी प्रोपोर्शन होता है। होमोजेनस मिक्सचर में क्या हो गया, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। ये इंपॉर्टेंट चीज है। हेट्रोजिनस में ना नॉन यूनिफॉर्म डिविजन ऑफ पार्टिकल होता है, मतलब कोई भी स्पेसेस होते हैं वो इधर उधर कैसे भी ऑक्यूपाई किए होते हैं। लेकिन जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें अगर एक एलिमेंट किसी और का तो दूसरा एलिमेंट किसी और का लीनियरिटी फॉलो करते हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल वोडका हो गया, स्टील हो गया,
एयर के पार्टिकल्स हो गए तो सिर्फ एयर के ही पार्टिकल रहेंगे, रेन है तो सिर्फ वाटर पार्टिकल्स ही रहेंगे या वेपर्स ही रहेंगे, स्टील है तो सिर्फ स्टील ही प्रेजेंट है हर जगह पे, वोडका है तो लिक्विड है तो एक ही सब्सटेंस का लिक्विड प्रेजेंट है। लेकिन इसमें क्या है देखो, आइस में एक सॉलिड है एक लिक्विड है, सीरियल्स में एक सॉलिड है एक लिक्विड है, सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स है, मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सैंड भी है, ब्लड में भी प्लाज्मा है, अलग तरह के प्लेटलेट्स हैं। तो ये सब मिक्सचर और होमोजेनस मिक्सचर में क्या हो गया, एक ही तरीका का, अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही है, सॉलिड है तो सॉलिड ही है, एयर है तो एयर, गैस है तो गैस ही है, लिक्विड है तो लिक्विड ही है। लेकिन इसमें लिक्विड सॉलिड दोनों का मिक्सचर है या लिक्विड गैस दोनों का मिक्सचर है, उसे बोलिए हेट्रोजेनस। होमोजेनस में देखो, दीज मिक्सचर्स हैव सेम यूनिफॉर्म अपीयरेंस एंड कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, पूरा सब्सटेंस में या थ्रू आउट पूरे मिक्सचर में। दे कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेज, जैसे सॉलिड लिक्विड या गैस, या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो सॉल्ट का, वाटर का, सॉल्ट है तो सॉलिड ही है, ठीक है, वाटर है तो लिक्विड ही है, एयर है तो गैसेस ही प्रेजेंट है, विनेगर है तो फिर गैसेस प्लस, ठीक है, प्रेजेंट है। हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया, कंसिस्ट ऑफ विजिबिलिटी ड्यूरिंग substances or phase, the composition is not uniform throughout the mixture, जैसे कि सैंड एंड आयरन फिलिंग्स, आप उसको हैंड पिक भी करके अलग कर सकते हो। सैलेड में बहुत सारे सैलेड हो गए आपके, प्याज भी हो गया, टमाटर भी हो गया, मतलब सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म है जैसे हम समझ सकें। चॉकलेट चिप्स एंड कुकीज, इसमें भी सिमिलरली यही चीज़ है, वाटर और उससे मिलके बनता है या फिर वाटर मिल्क से मिलके मिलता है चिप्स कुकीज। तो ये उसका हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। अभी कैटेगरी में देख लो, प्योर सब्सटेंसेस एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, मतलब ये फर्दर मैंने उसमें एग्जाम्पल को टेबल में फॉर्म में डाल दिया है, सेम ही चीज लिखी है ऊपर और नीचे, आप वहां से देख सकते हो एग्जाम्पल्स को। मिक्सचर में दो तरीके के हो गए, हैव सेम यूनिफॉर्म कंपोजिशन, सॉलिड लिक्विड या गैस में से कोई होगा, इसके एग्जाम्पल्स ये हो गए। सिमिलरली विद दिस ऑल्सो, नाउ एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या होता है और हेट्रोजेनस होमोजेनस मिक्सचर होते क्या है, इसका टेबल आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, अभी हम पूरा ब्रीफली पढ़ते हैं ये होता क्या है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मास होना चाहिए मैटर के लिए और ऑक्यूपाई करना चाहिए स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन कैटेगरी, एलिमेंट हमने पढ़ लिया, कंपाउंड हमने पढ़ लिया, मिक्सचर हमने पढ़ लिया, दो तरीके के होते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस, जैसे कि होमोजेनस अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, एंड देन हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस में क्या होगा आपका, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। हेट्रोजेनस इसमें क्या होगा, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एलिमेंट्स हमने पढ़ दिया, ओनली वन टाइप ऑफ एटम होना चाहिए, इसको जो हम फर्दर भी ब्रेक नहीं कर सकते, कैन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे आपका कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, या फिर आपका सिल्वर हो गया, कुछ भी आप कंसिडर कर लो। ठीक है, सब्सटेंसेस टू और मोर एलिमेंट्स मिलके बने होते हैं, कम एक फिक्स्ड रेशियो में, जैसे 2:1 में है या 4:1 में है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एलिमेंट वी हैव। पीरियोडिक टेबल हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, देखो एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या है, मिक्सचर की प्रॉपर्टी क्या है, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मतलब मैंने ये डिटेल में और एक और बार लिख दिया है, आप एक बार यहाँ से देख सकते हो। ये देख लीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट की क्या होती है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड, ओनली केमिकल मेथड। ठीक है, कंपाउंड में क्या होता है, कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू अ स्मॉलर या सिंपलर सब्सटेंसेस ओनली बाय द केमिकल रिएक्शन। इसको तो हम कैसे भी नहीं कर सकते अलग, क्योंकि ऑलरेडी एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या एक ही एटम में प्रेजेंट है। बट इसको हम कर सकते हैं, कैन यूजुअली बी सेपरेटेड इनटू अ कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, एग्जांपल फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन। जैसे सैंड और उसका मिक्सचर हुआ तो आप अलग कर सकते हो, या फिर आप चाय पत्ती सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, उसको अलग कर देते हो। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, एलिमेंट्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी और यूनिक टू द एटम। जैसे कि गोल्ड है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, कार्बन है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर कि उसकी सारे एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होते हैं, मतलब सारी फिजिकल चीजें अलग अलग होती हैं। ठीक है, एग्जीबिशन कंपाउंड का देख लीजिए, एग्जिबिट न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट सीन इन द ओरिजिनल एलिमेंट। ठीक है, हमेशा एक कंपाउंड जो होता है वो दो एलिमेंट से मिलके बना होगा, तो वो हमेशा दोनों की कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेके एक अलग ही एलिमेंट या एक अलग ही कंपाउंड फॉर्म कर लेता है, जिसकी अलग प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे वाटर, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन के अलग है, लेकिन मिलके वाटर बन गए। वैसे ही Na की अलग है, क्लोरीन की अलग है, लेकिन मिलके सोडियम क्लोराइड बन गए। सिमिलरली विद द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सॉल्ट
इनके साथ भी सेम ही चीज़ है, रिटेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, सेम सेम एज दैट, जो है वैसी ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। मिक्सचर्स हमने पढ़ लिए, होमोजेनस हेट्रोजेनस, आप यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है होमोजेनस का, नॉन यूनिफॉर्म होता है आपका हेट्रोजेनस का, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब आपको दोनों तरह से मैंने टेबल दे दी, आपको जिस तरीके से पढ़ना है उस तरीके से आप पढ़ के इस टेबल को अपने क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्टली ऐसे ही इसी तरीके से टेबल बनाना है, प्रॉपर्टीज एक साइड लिखनी है, कंपोनेंट्स लिखने हैं क्या क्या होते हैं, और फिर उसके बारे में डिफाइन कर देना और एग्जांपल डालना मस्ट है। जैसे कि आपके होमोजेनस के एग्जांपल हो गए आपके विनेगर, एयर, सॉल्ट, वाटर अलॉयज लाइक ब्रास, ठीक है, सैंड मिक्सचर, आयरन फिलिंग्स, सैंड को मिक्स कर दो आयरन के साथ में, इटालियन सैलेड ड्रेसिंग या मडी वाटर, मतलब कुछ भी हाइड्रोजनस में ले लो। कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, दे आर फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कंपाउंड क्योंकि दोनों एलिमेंट का प्रॉपर्टीज लेते हैं, दे रिक्वायर केमिकल चेंज टू सेपरेट बाय सिंपल सब्सटेंसेस, ओनली केमिकल नॉट फिजिकली। एग्जाम्पल उसके हो गए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड। एलिमेंट्स का भी सेम देख लो, मेटल्स, हाँ एलिमेंट्स देखो तो सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शंस, उसकी दो कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज बेसिकली होती हैं। एलिमेंट्स आपके मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, तीन तरीके के होते हैं। मेटल्स तो आपको पता है कंडक्टिविटी शो करते हैं कि ये कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, मैलिएबिलिटी होती है, हमने ऑलरेडी ये वाला चैप्टर में पढ़ा था। ऑफन शाइनी अपीयरेंस होते हैं, एग्जांपल आयरन, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। सिमिलरली नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, नॉन कंडक्टिव होते हैं, वुड, नॉन मेलिएबल होते हैं, हम ब्रेक नहीं कर सकते, डल इन टेक्सचर होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आप कंसिडर कर लो। एलॉय मेटलॉइड क्या होते हैं, ये एग्जिबिट करते हैं मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को। इसके एग्जांपल हो गया आपके सिलिकॉन एंड आर्सेनिक, ये आप याद कर लीजिए। फिजिकल केमिकल चेंज क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आप खुद ही पढ़ लेना। जैसे कि फिजिकल चेंज आपको क्या हो गया, जो भी चीज आपको दिखे चेंज होती हुई उसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। जैसे आइस हमको दिख रही है मेल्ट होते हुए, फ्रीजिंग मतलब पानी हमको जमते हुए दिख रहा है इसके फॉर्मेट में, इवेपोरेशन जब आप हीट कर रहे हो अपने पानी को, उसमें से जो भाप निकल रही है वो आपको दिख रही है। डू नॉट चेंज द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब जो फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, लेकिन एलिमेंट की आइडेंटिटी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, ये कुछ अलग ही सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, गैल्वेनाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ फूड होता है। तो डाइजेशन ऑफ फूड से सब्सटेंसेस से फैट्स वगैरह निकाल लेते हैं, ऑयल्स निकाल लेते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से चला जाता है, ठीक है। हेनरीज लॉ ने क्या बोला था, ये इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हम पढ़ने वाले हैं, जो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बाद हम फिर मोलर मास वगैरह को भी पढ़ेंगे। हेनरी लॉ ने क्या बताया था कि द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर अबव द लिक्विड। मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं, देखिए, के पी इज सी इज इक्वल्स टू के पी, यहाँ पे के इज दी हेनरीज कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट बोलते हैं। सी होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस डिजॉल्व, पी होता है पार्शियल, पी होता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ये बोलता है कि जितनी अमाउंट ऑफ गैस हम किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जितना उस पर पार्शियल प्रेशर लग रहा है अबव द लिक्विड, ठीक है। गैस सॉल्युबिलिटी का मतलब यहाँ क्या हुआ कि फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी फॉर द गैसियस सॉल्यूट। यहाँ से आप देखिए, सॉल्युबिलिटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑक्सीजन की एंड मीथेन की और हीलियम की, ये टेम्परेचर के साथ में कितना चेंजेस आ रहे हैं, जितना आप प्रेशर इंक्रीज करोगे और जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। एप्लीकेशन देखो क्या होती है हेनरी लॉ की, एप्लीकेशन में ये बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो आपका यही है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है। एप्लीकेशन क्या होता है, कार्बोनेशन ऑफ बेवरेजेस में हम यूज करते हैं कैसे, प्रेशर एडजस्टमेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबिलिटी बनाते बताते हैं। स्कूबा डाइविंग में क्या होता है, ब्रीथ करते हैं जो गैसेस, उसमें हेल्प करता है क्योंकि हम उसको प्रेशर करके लिक्विफाई करके ले जा सकते हैं। डिकम्पोजिशन या फिर डिकम्प्रेशन या सिकनेस में भी हेल्प करता है। सिमिलरली मेडिकल गैसेस में कैसे होता है, एनेस्थीसिया के डोजेस के फॉर्मेट में देते हैं, गैस एडमिनिस्ट्रेशन में देते हैं। अब देखो, द कांस्टेंट K वेरीज डिपेंडिंग ऑन द गैस एंड द सॉल्वेंट, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, जितना आप टेम्परेचर में चेंजेस लाओगे उतना ही चेंज हो जाएगा किसी भी गैस के में और उसके सॉल्वेंट में, ठीक है। एप्लीकेशन, कार्बोनेशन ऑफ बेवरेजेस मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, स्कूबा डाइविंग, मेडिकल गैसेस मैंने वहां पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया। अब कैसे ये सॉल्युबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन प्रेशर। देखो कितनी अच्छी चीज है, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये फिनोमिना याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सॉल्युबिलिटी कैसे इन्फ्लुएंस होती है। लिमिटेशंस इस हेनरी लॉ की क्या थी कि नॉन आइडियलिटी या फिर एट हायर कॉन्सेंट्रेशंस, ये नॉन आइडियल हो जाते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशंस पे, जैसे कि अ हाई गैस कॉन्सेंट्रेशन और वेरी लो टेम्परेचर deviations. Henry law constant occur because the interaction between gases molecule themselves become significantly compared to interaction with the solvent. जितनी ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एक आइडियल सिचुएशन पे, तो उसके बाद में ये लॉ फॉलो नहीं करता है। केमिकली रिएक्टिव गैसेस, ये आपको लिमिटेशंस लिख के आनी है क्रिटिसिज्म में, कि हेनरी लॉ जो है वो डज नॉट अप्लाई ऑन स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द गैसेस दैट रिएक्ट विद केमिकली विद द सॉल्वेंट। जो गैसेस केमिकल जो गैसेस सॉल्वेंट से जो भी उसका जिसमें भी उनको डिसॉल्व किया जा रहा है उससे रिएक्ट कर जाती है, उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है अमोनिया इन वाटर फॉर्म्स अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन कॉम्प्लिकेटिंग द डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटायर चैप्टर। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर चैप्टर दैट इज़ एटॉमिक मास। और यहीं से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एमसीक्यू में भी और आपके डिटेल्ड लॉन्ग आंसर में भी। अगर 2-2 मार्क करके पूछेगा तो यहीं से एमसीक्यू पूछेगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ये एटॉमिक मास क्या होता है कि एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एटॉमिक वेट इज मास ऑफ एन एटम टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू में हम इसको लिखते हैं। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देखो एटॉमिक मास क्या होता है या एएमयू हम जिसको लिखते हैं वो क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने हैं एंड जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं किसी भी एटम में, उसी को हम उसी के वेट के अकॉर्डिंग हम इसके वेट को कैलकुलेट करते हैं। और एटम का मतलब यहाँ क्या हो गया, उसका मास नंबर कितना है। आइसोटॉपिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि मोस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स। द एटॉमिक मास इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वेटेड एवरेज ऑफ द masses of isotopes taking their natural abundance into account। आइसोटोपिक कंपोजिशन का मतलब हो गया बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स में। जैसे कि आपके कार्बन भी बहुत सारे कार्बन 14 तक जाता है, ऑक्सीजन भी होता है, सल्फर भी होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारे आइसोटोप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसका वेट कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन मैंने ले ही लिया, प्राइमरली डिराइव फ्रॉम कार्बन 12 द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप। ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट हम बोलते हैं सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज करो एक कोई मॉलिक्यूल है, उसका कोई मॉलिक्यूलर मास है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, सम करेंगे उसके एटॉमिक मासेस का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स से। जैसे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें हमें बताया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस है तो हम 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसिडर करेंगे प्लस आपका एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, नॉट हाइड्रोजन गैस। ठीक है। और फिर हम एक ही सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑक्सीजन का तो हम उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को, तब हम इसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। वैसे ही इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, हमको केमिकल फॉर्मूला को डिफाइन करने में हेल्प करता है मॉलिक्यूलर मास। यही आपसे एप्लीकेशन पार्ट पे पूछ सकता है कि मॉलिक्यूलर मास आप निकालते क्यों हो, क्योंकि हम किसी भी कंपाउंड को एम्पिरिकली फॉर्मूला बेस से उसका मास निकाल पाते हैं, तो हम उसे यूज़ कर पाते हैं कि हमें कितना अमाउंट में कुछ भी चाहिए। हाउ मच ईच रिएक्टेंट इज नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली इन द केमिकल रिएक्शन, बस इसीलिए चाहिए होता है। मोल्स और मोलर मास क्या होता है, मोलर मास या मोलर मास हम बाद में पढ़ेंगे उसे क्या बोलते हैं। मोल क्या होता है कि अ मोल इज अ यूनिट दैट प्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पार्टिकल यूजुअली एटम और मॉलिक्यूल। किसी भी पार्टिकल में क्या एटम है और उसकी यूनिट जो होती है उसे हम मोल्स बोलते हैं। जैसे 1 मोल करेस्पॉन्ड करता है अप्रॉक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, जिसे ही हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो लॉ क्या होता है वो भी हम पढ़ेंगे भी। लेकिन 1 मोल की जो वैल्यू होती है, मतलब कभी भी आपको जैसे 2 मोल निकालने हैं तो 2 इंटू आपको इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलर मास क्या होता है, अ मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस इफेक्टिवली द मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स पर मोल। ये
डेफिनेशन है, आप ऐसे ही एज इट इज़ रट लीजिए क्योंकि डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है। मोलर मास ऑफ एटम क्या होता है, इज़ द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। अब देखो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी भी मास को मोल्स में। तो मोल्स होता है टोटल मास ऑफ मास, जितना भी जो भी एलिमेंट आप ले रहे हो उसका, अपॉन द मोलर मास उसका। जैसे आपने H2O लिया है तो उसका मोलर मास क्या है, 2 इंटू हाइड्रोजन के एटम प्लस ऑक्सीजन। तो वैसे ही अब और उस पूरे का वेट कितना है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम उसके मोल्स निकाल पाते हैं। वैसे ही मोल्स को पार्टिकल में, अगर हम मोल्स टू पार्टिकल निकालना है तो पार्टिकल इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू उसके एवोगाड्रो नंबर, टोटल कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको निकालते हैं, तो हम पार्टिकल का साइज या पार्टिकल निकाल सकते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन एक बार ऐसे ही रीड कर लो, लेकिन मोस्टली इससे न्यूमेरिकल्स ही बनते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज डिजॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। कितना कॉन्सेंट्रेशन में आप किसी चीज़ को डाल रहे हो उसे हम बोलते हैं किसी भी सोल्यूशन में। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेमन जूस बनाना है तो कितने अमाउंट में आप सॉल्ट डाल रहे हो, कितने अमाउंट में आप शुगर डाल रहे हो, वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इट इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी। मोलैरिटी होता है, मोलैलिटी होता है, मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंट होता है और मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कितने टाइप के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इसमें पूछा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ NaCl। वेट, लेट मी हैव वाटर। इज इनफ वाटर आ गया, वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोल्यूशन। कितना मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर हमें 5 ग्राम ऑफ NaCl को डिसॉल्व करना है किसी भी वाटर में जिसका वॉल्यूम है 250 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मोल्स निकालेंगे NaCl के। टोटल NaCl के कितने मोल्स हैं आप में, आपको सोडियम का लिखना है, उसके बाद आपको क्लोरीन का लिखना है, फिर हमें कैलकुलेट करना है उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ मोल्स हमने जिस इसके निकाले, ठीक है, प्लस डिवाइडेड बाई कितने वॉल्यूम में हमने उसे रखा है 250 में। तो हम देखो ml यहाँ है, अब हमें निकालना किस में है, लीटर में, तो हम इसे ml में कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जो उसका टोटल मोलैलिटी आएगा वो ये आएगा। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना है। अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज वेटेड एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो क्लोरीन हैज़ 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप, एक तो उसका 35 क्लोरीन होता है जिसमें 75.78% अबंडेंस में होता है, जो आपका 35 क्लोरीन का नंबर होता है या जो उसका आइसोटोप होता है, एंड 37 होता है। ठीक है, उसका उसमें 24% ही 37 एलिमेंट प्रेजेंट है। तो उसका एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे निकालेंगे, एवरेज जैसे आप निकालते हो सिंपली कि पहले हम उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना अबेंडेंस है, मतलब कितने में प्रेजेंट है वो, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट को। ठीक है, ये रहा एटॉमिक मास उसका, AMU हमने पढ़ा था ना, उसके वेट को। सिमिलरली वो कितने अबंडेंस में है 24.22 और उसके एटॉमिक मास कितना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकल जाएगा एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। सिमिलरली मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास के बीच के एग्जाम्पल वो फॉर्मूला देख लो। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशन, जो हमने अभी ऊपर निकाला है NaCl का। मोलैलिटी क्या होता है, देखो R आए अगर तो सिंपल है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सोल्यूशंस या मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम बेस करेगा कितना टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, जितना आप टेम्परेचर दोगे उतना वॉल्यूम उसका कम भी होता जाएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ सोल्यूट kg ऑफ सॉल्वेंट, हम इसको कैसे निकालते हैं, कितना मोल है सोल्यूट का अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, उसको हम बोलते हैं मोलैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये रिएक्शन डिपेंडेंट होते हैं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जो कीवर्ड्स हैं प्लीज़ याद रखो, जो मोलैलिटी होती है आपकी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मास पे डिपेंड करती है, कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट में प्रेजेंट है।
नॉर्मेलिटी जो होती है वो इक्विवेलेंट होती है जितने सल्यूट हैं और लीटर ऑफ सोल्यूशन पे रिएक्शन डिपेंडेंट होती है। ये कैसे वो रिएक्ट कर रहे हैं, ये वॉल्यूम बेस्ड होता है आपका मोलैरिटी, ठीक है। नाउ कम टू द मोल इज़ द फंडामेंटल यूनिट इन केमिस्ट्री रिप्रेजेंटिंग इतने एवोगाड्रो नंबर एंट्रीज, ठीक है। इतने आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट में, आप जितने प्रेजेंट है उससे आप मल्टीप्लाई करते हो। मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में कितना उसका मास प्रेजेंट है, तो ग्राम पर मोल में हम इसे कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो कितने मोल्स प्रेजेंट हैं वाटर के 18 ग्राम ऑफ पानी में, तो हम पहले क्या डिटरमाइन करेंगे, इसका मोलर मास वाटर का होता क्या है। आपको देखो पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इंटू 1.01 एग्जैक्ट होता है, हम 1 कंसिडर करते हैं, प्लस 16 इसका होता है, तो आप प्लस कर दोगे तो आपको ये मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन निकल आया। अब हमको इसके मोल्स कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मोलर मास अपॉन कितने ग्राम वाटर में प्रेजेंट है, कितना सोल्यूट है, मतलब कितना वॉल्यूम है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। सिमिलरली परसेंटेज को हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट होता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100, इससे हम परसेंटेज निकालते हैं। अब आपको डिटरमाइन करना है कि कार्बन को कहाँ का कंपोजिशन ग्लूकोज में कितना है, तो कैसे आप निकालोगे, पहले आप करोगे मोलर मास का कैलकुलेशन। मोलर मास कैसे है, C6H12O6 को आप इंडिविजुअली लिखोगे, कार्बन के टोटल 12 एटॉमिक मास है, उसको हम मल्टीप्लाई किए हैं 6 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके प्रेजेंट है इससे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो हमने 12 इंटू 1 किया है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है तो 16 इंटू 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट है तो हमने इसको किया है। तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, 18.180.18 आपका मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकल आया। अब हमको बताना है कि कार्बन का कॉम्पोजिशन कितना है, तो हमने कार्बन के कैसे निकाले थे, कार्बन का आपका ये रहा, 6 इंटू 12 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कार्बन की वैल्यू पता चल गई। अब इसको टोटल जितना है इससे डिवाइड कर दो, सिंपल मैथ्स है, और उसका परसेंटेज निकल आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें मैथ्स करना है और कुछ नहीं करना है। सिमिलरली मोलैलिटी हमने क्या पढ़ी थी, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, हमें कैसे करना है, मोलैलिटी को हमने कैलकुलेट करना है मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ KCl, जिसका मास हमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो आपको कैसे निकालना है, पहले आप मोल्स निकालो KCl के मोल्स कैसे निकालने हैं, देखो कहाँ गया, यस 10 ग्राम ऑफ KCl हमें उसका मास दिया हुआ है तो हमने 10 kg लिया, अपॉन उसका मोलर मास जो हमें ऑलरेडी पता है 74.55, इससे हमने कितने निकाल लिए मोल्स ऑफ KCl, इतने मोल तो प्रेजेंट ही हैं, ठीक है। अगर इसका मोलर मास निकालना होता तो K का हम कैलकुलेट करते, फिर हम क्लोरीन का कैलकुलेट करते, प्लस करते, ठीक है। देन कन्वर्ट द मास ऑफ सॉल्वेंट टू kg, क्योंकि हमसे इसने क्या पूछा है कि हमें निकालना क्या है, इसको मोलैलिटी, और मोलैलिटी का हमने यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा था कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन kg ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए हम इसको kg में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 500 ग्राम्स को हम kg में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से तो आपका 0.550 सॉरी डिवाइड करोगे आप इसको तो 0.500 आ गया। इससे ही आपकी डायरेक्टली मोलैलिटी निकल आई कि केजी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट थे कितने सॉल्वेंट में। सिंपल है, एक और बार आप देख लेना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज इज दी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। वॉल्यूम में सिमिलर क्या था, वॉल्यूम से कर रहे थे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब इसमें मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100 सबसे सिंपल फॉर्मूला है ये पूरा। अब इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 ग्राम्स ऑफ शुगर दैट इज मास ऑफ सोल्यूट है ये, अपॉन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर दैट इज मास ऑफ सोल्यूशन है। सबसे ईजिएस्ट फॉर्मूला है। आपको शुगर पता है, टोटल मास ऑफ सोल्यूशन हमें कितना दिया गया है 25 ग्राम्स प्लस टोटल मास ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि इसमें बोला है ना कि मास परसेंटेज हमें निकालना है तो हमें टोटल तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो 25 प्लस 200 225 हमें टोटल निकालना पड़ेगा इसका कि कितने में हम डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि 25 ग्राम को हमको टोटल में इन दोनों का सोल्यूशन जब हम प्रिपेयर करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 225। आप ऐसे मत कराना 25/200 मत कराना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। वाटर में आप इसको भी तो डिसॉल्व करें तो जो सोल्यूशन बन रहा है उसी का तो हम लेंगे, इसीलिए ये 11.11 आया है, ठीक है।
वॉल्यूम परसेंटेज देख लो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जब आप लेते हो। एथेनॉल का आपको सोल्यूशन में 50 ml एथेनॉल मिला है 150 ml ऑफ वाटर में, तो कैसे निकालेंगे? सिमिलर वही वे है, टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो 50 + 150 करोगे तो 200 ml आया, क्योंकि यहाँ पे टोटल पूछा है। सिमिलरली यहाँ पे भी मास टोटल है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। अब तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एथेनॉल को कैलकुलेट करेंगे। एथेनॉल का हमें दिया हुआ है 50, उसके बाद हम डिवाइडेड बाय 150 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय हमको 200 ml करना है क्योंकि टोटल लेना है। तो 50 डिवाइड बाय 200 इसका मास पर वॉल्यूम परसेंटेज निकल आया। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। इसका देखो क्या होता है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूशन में जिसमें 2 मोल ऑफ NaCl है एंड 8 मोल्स ऑफ वाटर है। तो हमें टोटल मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 + 8 करना पड़ेगा, 10 हो गए। अब हमको निकालने किसके हैं? 2 मोल्स ऑफ NaCl, तो 2 डिवाइड बाई 10, वेरी ईजी। इससे हमारा मोल फ्रैक्शन निकल आया, ठीक है। बहुत ईजी है, क्वेश्चन में ये अपने आप दिया होता है तो आप उससे पढ़ सकते हो। अब मोलैलिटी क्या होता है आप देख लो, मोल्स पर सोल्यूट, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ये याद रखो, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है क्योंकि दोनों ही मोल्स हैं तो यूनिट कट जाती है, ठीक है। एक सेकेंड में माइक कनेक्ट कर लूँ फॉर द नॉइस कैंसिलेशन। यस, सो आपको ये पता चल गया मोल फ्रैक्शन। नाउ कम टू कोलाइड। अब फिर से थ्योरी पार्ट पे आ जाते हैं। कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड इज अ मिक्सचर व्हेन वन सब्सटेंस दैट इज डिस्पर्स्ड फेज में इज डिस्पर्स्ड इन अनदर कंटिन्यूअस फेज में जो है टू फॉर्म्स द टाइनी पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर लार्जर देन द मॉलिक्यूल्स। क्या मिल्क कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है? बट टू स्मॉल टू सेटल आउट इन अ फिल्टर्ड इजिली। सिंपल डेफिनेशन लर्न कर लो। फेजेस क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड फेज एंड कंटिन्यूअस फेज होता है। डिस्पर्स्ड फेज में क्या होता है? जब सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, तब उसको डिस्पर्स्ड बोलते हैं। कंटिन्यूअस क्या होता है? सब्सटेंस जब डिस्पर्स होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जितना डिस्पर्स्ड है, जिस डिस्पर्स्ड फेस में कोई सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड है, या तो वो सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फेज। उसका 2 तरीके के या 3 तरीके के होते हैं, बहुत सारे तरीके के हैं, ठीक है। सोल, जेल, एमल्शन, फोम, एरोसोल, ये इसके टाइप होते हैं। इसके एग्जांपल्स याद कर लो। डिस्पर्स फेज में सॉलिड होगा, सोल में, सोल मतलब सॉल्यूशन। कंटिन्यूअस फेज में इसमें लिक्विड होगा। कंटिन्यूअस फेज में लिक्विड क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो लिक्विड ही बनेगा। एग्जाम्पल जैसे पेंट या ब्लड। जेल में देखो लिक्विड, सॉलिड। एग्जाम्पल सॉलिड क्यों? क्योंकि जब आप लिक्विड को किसी सॉलिड में मिलाते हो तो वो जेली तो सॉलिड ही फेज में रहती है, बस वो एमॉर्फस सॉलिड समझ लो, बहुत हाला डोला टाइप की रहती है, या चीज हो गई, लेकिन है तो सॉलिड ही, लेकिन उसमें लिक्विड मिलाया गया है ना। सिमिलरली इमल्शन फेज में क्या होता है? लिक्विड और लिक्विड, तो मिल्क और मेयोनीज। इमल्शन इज अ कंटिन्यूअस फेज भी उसका लिक्विड है, डिस्पर्स फेज भी उसका लिक्विड है, इसीलिए मिल्क हो गया। फोम में देख लो गैस और लिक्विड होता है, लेकिन बनता क्या है? क्रीम, तो होता तो लिक्विड ही है वो। या शेविंग फोम, दैट इज ऑल्सो लिक्विड, लेकिन थोड़ा हार्ड लिक्विड जिसमें विस्कोसिटी थोड़ा ज्यादा है। एरोसोल आपके हो गए सॉलिड और लिक्विड दोनों हो गए, लेकिन गैस इसका सोल्यूशन है। स्मोक, परफ्यूम सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये एरोसोल्स हो गए आपके, ये याद रख लो, इजी सी है। टिंडल इफेक्ट भी बहुत इजी है। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जब स्कैटर करते हो किसी लाइट को और उसे कोलॉइडल सोल्यूशन के से जब वो पार्टिकल्स बीम ऑफ लाइट पास कर देते हैं थ्रू एनी कोलॉइडल सोल्यूशन, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए, तो scattered light make the path of the light beam visible, ठीक है। The effect is similar to the scattering of light by by particles in atmosphere with makes the sky blue and cloud। this is सिंपल चीज है, ये खुद ही आप पढ़ सकते हो। इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। वो मेडिसिन में भी हम कोलॉइड्स को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें टिंडल इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। मेडिसिन में हम कैसे उसके साइज या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में हम पॉल्यूटेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं। मतलब ये आप एग्जांपल्स देख लो, इजी है। व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट पासेस थ्रू अ डस्टी रूम,
द पाथ ऑफ द बीम बिकम्स विजिबल ड्यू टू द टिंडल इफेक्ट। कभी आपने देखा होगा कि जब आप धूप में भी बैठे होते हो तो बहुत सारे एयर गैसेस आपको डिस्पर्स्ड फेज में दिखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, तो वो भी एक तरीके का यही मोशन है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? ब्राउनी थे एक साइंटिस्ट ब्राउन करके, लुइस ब्राउन, ठीक है, उन्होंने ये मूवमेंट रिकॉग्नाइज किया था, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस रॉबर्ट ब्राउन, यस, 1827 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं, रैंडम इरेटिक मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन अ फ्लूइड रिजल्टिंग फ्रॉम देयर कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट फ्लूइड। देखो, ऐसे समझो ब्राउनियन मोशन कैसे होता है, जब आप एयर के पार्टिकल में कोई ऐसा एक पार्टिकल देख लो, कैसे मैं एग्जांपल दूँ? सपोज़ ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें एनर्जी है, लेकिन उसमें एक और पार्टिकल सब्सटेंसेस के साथ ही मिल-घुल जाता है। उसको हम बोलते हैं उसी पार्टिकल का मोशन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने कैसे ऑब्जर्व किया? पॉलन ग्रेन्स को वाटर में डाल के रिजल्टेंट इनका रिजल्ट क्या था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इन द फ्लूइड व्हिच कॉन्स्टेंटली कोलाइडेड विद द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो ऑलरेडी पार्टिकल्स मूवमेंट में होते हैं, उसी के साथ में दूसरा पार्टिकल भी मूवमेंट में चला जाता है। These movement prevent the colloidal particle from settling, contributing to the stability of colloid। जैसे कि ये है, इंटरेक्शन होता रहता है एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही फास्ट पेस में, जिसे आप देख भी नहीं सकते हो, एयर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, तो उसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट द काइनेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ फ्लूइड। ये कितना फास्ट होता है, मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, आप उसको सर्च करना ब्राउनियन मोशन यूट्यूब पे ही, तो आपको दिख जाएगा। उसके जीआईएफ्स वगैरह भी बहुत सारे होते हैं, जिसमें आपको एक पार्टिकल दिखेगा येलो कलर का, और उसमें बहुत सारे पार्टिकल जो स्मॉल स्मॉल साइज के हैं, वो बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं, तो सेम काइनेटिक एनर्जी से वो भी मूव कर रहा है, लेकिन वो स्पेस में फिट होने की कोशिश करता रहता है। Provides the evidence for existence of molecules and atoms, helps in studying the properties of colloid and their stability। इसका एग्जाम्पल क्या है? द रैंडम मूवमेंट ऑफ pollen grains suspended in water visible under the microscope is a classic example। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही, इसी से एक्सपेरिमेंट उसने किया था। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ये हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है जो सॉलिड पार्टिकल्स में डिस्पर्स होता है इन लिक्विड और गैसेस, किसी में भी। सस्पेंशन मतलब सोल्यूशन ही हो गया, ठीक है। अनलाइक कोलॉइड, द पार्टिकल इन अ सस्पेंशन आर लार्ज इनफ to settle out over a time and can be separated by filtration। कोलॉइड्स को आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इसको कर सकते हो, उसे सस्पेंशन बोलते हैं। इसमें पार्टिकल साइज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर होता है, और कोलॉइड में 1000 तक ही होता है, ठीक है। विजिबिलिटी होती है इसमें नेकेड आई से और माइक्रोस्कोप दोनों से आप देख सकते हो। स्टेबिलिटी होती है, पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। चीनी को घोल के रख दो, या नमक को घोल के रख दो, या सैंड वाटर को घोल के रख दो, तो सैंड नीचे आपको सेटल हो जाती है। सब वही फिल्टर कर दो, पानी निकल जाएगा, सैंड ऊपर रह जाएगी, तो उसमें सस्पेंशन हो गया। मडी वाटर, फ्लोर इन वाटर, सैंड इन वाटर, कुछ भी, ठीक है। कोलाइड और सस्पेंशन के बीच का डिफरेंस देखो, ये होता है कि बीम ऑफ लाइट को आप पास कराओगे तो कोलाइड, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट बीम वहां विजिबल हो जाएगी। सस्पेंशन में क्या है? देखो, यहाँ पे भी सस्पेंशन में भी लाइट बीम विजिबल हो जाएगी, लेकिन जो सॉल्यूशन होता है उसमें लाइट विजिबल नहीं होती है, उससे पास ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसे आप पता करते हो। सस्पेंशन में पार्टिकल्स आपके सेटल डाउन हो जाएंगे आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और आप उसे अलग भी कर सकते हो। डिस्पर्जन वाले में देखो क्या होता है, सिमिलरली ऐसे ही ब्राउनियन मोशन होता है। पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, डिफरेंट, ठीक है, बाकी सारे मूवमेंट में। मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन, कोलॉइडल डिस्पर्जन में पार्टिकल के बीच का गैप देख लो, और कोर्स डिस्पर्जन में और दूर दूर हो जाते हैं। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने टेबल के फॉर्मेट में डाल दिया, प्लीज यहाँ एक सेकेंड आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। ये देखो, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स, इसके एग्जांपल पॉलीमर्स। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेरिक स्टेबलाइजेशन होता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन में क्या बोलते हैं? कोलॉइडल पार्टिकल्स एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड रिपल ईच अदर एंड प्रिवेंटिंग अग्रेशन। स्टेरिक स्टेबलाइजेशन में क्या होता है? कोई लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि पॉलीमर होता है, वो अब्सॉर्ब कर लेता है ऑन द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, क्रिएट करता है एक बैरियर के जैसा पार्टिकल्स को एक दूसरे के पास आने के लिए। सपोज करो एक लेयर फॉर्म कर लेता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिस्पर्जन मेथड होता है, कंडेंसेशन मेथड होता है। डिस्पर्जन मेथड में ब्रेक डाउन लार्ज पार्टिकल इनटू कोलॉइडल साइज, जैसे कि ग्राइंडिंग में। और कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है? एग्रीगेटिंग स्मॉल पार्टिकल्स इनटू कोलॉइडल साइज, जैसे केमिकल रिएक्शन या चेंजेस इन सॉल्वेंट। कोएगुलेशन भी पढ़ लीजिए, क्या होता है? जो process by which the colloidal particles aggregate and settle down of the solution leading to the formation of precipitate।
जहाँ पे प्रोसिपिटेट बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के सेटल डाउन होने पे, उसी को हम बोल देंगे कोएगुलेशन। ये कैन बी इंड्यूस्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, हीटिंग एंड मिक्सिंग विद अनदर कोलाइड। सिंपल सिंपल चीज़ है, मतलब डेफिनेशन से ही आप खुद ही पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल उसके मेडिकल में, इंडस्ट्रियल में पेंट, इंक, डाई, कोलोइडल यूज कैसे होता है गोल्ड में डायग्नोस करने में, ट्रीटमेंट करने में, रिमूवल ऑफ पॉल्यूटेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। थ्रू कोएगुलेशन एंड फ्लोएक्युलेशन, फ्लड या फूड में इमल्शन लाइक अ मायोनीज एंड बटर, ये सब कोएगुलेशन ही है, इसको सेपरेट किया जा सकता है। अब देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर containing 1.5 ग्राम ऑफ सिल्वर पार्टिकल्स गिवन दैट द मोलर मास ऑफ सिल्वर इज इतना। तो आपको इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो किसी भी कोलाइडल सोल्यूशन में वो आपको निकालने, तो कैसे निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ सिल्वर हम कैसे लेंगे, मास ऑफ सिल्वर लेंगे अपॉन मोलर मास ऑफ सिल्वर लेंगे। मास ऑफ सिल्वर हमें 1.5 ग्राम दिया ही हुआ है, मोलर मास ऑफ सिल्वर हमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसको डिवाइड कर देंगे, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वेरी इजी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखो, कलर होता है, ऑर्डर होती है, ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक विदाउट चेंजिंग सब्सटेंस आइडेंटिटी, डेंसिटी होती है, मास यूनिट पर वॉल्यूम एम अपॉन वी होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट किसे बोलते हैं कि टेम्परेचर एट विच द सॉलिड टर्न्स इनटू अ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखो, इसे बॉइलिंग पॉइंट मत बोल देना कि जब टर्न हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट होता है तो टेम्परेचर एट विच द लिक्विड टर्न्स इनटू अ गैस, ठीक है। हार्डनेस, रेजिस्टेंस, ये आपको पता है, सॉल्युबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन अदर सब्सटेंस, इजी चीज है, एग्जांपल्स है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो तो आपके फीचर्स थे या एग्जांपल्स थे, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, सेम ही सब्सटेंस रहता है, चेंजेस आर ऑफन रिवर्सिबल, आप फिजिकल चेंज को दोबारा भी चेंज कर सकते हो, आइस को वाटर, वाटर टू आइस भी कन्वर्ट कर सकते हो, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्टर्ड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है। एनर्जी चेंजेस आर यूजुअली स्मॉलर देन इन केमिकल चेंज, क्योंकि इतना हम हीट नहीं दे रहे कुछ, हम उसको हीट मतलब हीट दोगे लेकिन आप कोई रिएक्शन नहीं करा रहे हो, रिएक्शन में या तो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है, हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट रिलीज होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज आप देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल देख लो, रिएक्टिविटी होती है, फ्लेमेबिलिटी होती है, एसिडिटी और बेसिसिटी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, केमिकल स्टेबिलिटी होती है। इसमें इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या होते हैं कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, चेंजेस आर यूजुअली इरिवर्सिबल, अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में केमिकल रिएक्शन करा दी तो आप दोबारा से उसे चेंज नहीं कर सकते, बहुत फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्टर हो जाती हैं इसकी, क्योंकि चेंज ही हो गया, हम दोबारा रिवर्स ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। मैंगो जूस बना लो आप, मैंगो जूस को दोबारा से मैंगो नहीं बना सकते ना। ऑफन अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होती है, मैंने बताया था अभी ऊपर ही, साइन इंक्लूड कलर चेंज, गैस प्रोडक्शन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन एंड एनीथिंग, ठीक है, ये आप पढ़ लेना। अभी मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एसआई यूनिट देखो कैसे होता है, मीटर को एम, ये सब तो बहुत बेसिक चीज है, एम्पियर को ए से होता है, करंट उसकी करंट की यूनिट है, टाइम की यूनिट है, मास की यूनिट है, ये तो सबको पता है, बेसिक चीज है। मोल की पढ़ लो आप बस, यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम मोल बोलते हैं। कैंडेला पढ़ लो, पूछ चुके हैं, ल्यूमिन, ये तो याद कर लो, हाँ ये पूछता है, कैंडेला होता है यूनिट ऑफ ल्यूमिनिसिटी, ठीक है। अब देखो हम डिराइव कैसे करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब अगर हमें दिया हो तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बीच की डिफरेंस है, उसके टेबल है, ये आप पढ़ लेना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये आपको पता है। ये सब इसकी यूनिट्स हैं जो ऊपर मैंने दिए हैं, ये ल्यूमिनोसिटी की है, ये याद रख लेना बस। मेजरमेंट क्या होता है, हम सॉलिड को कैसे मेजर करते हैं, द मास यूजिंग द बैलेंस एंड वॉल्यूम यूजिंग ज्योमेट्रिकल फॉर्मूलाज और डिस्प्लेसमेंट मेथड। लिक्विड में हम कैसे यूज करते हैं, with or without liquid, then determine the volume using a graduated cylinder और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। गैसेस को हम गैस सिरिंज से मेजर करते हैं उसके वॉल्यूम को और बैलेंस करते हैं उसके मास को, एडजस्टिंग बियॉन्ड इफेक्ट। एग्जाम्पल देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एक कोई मेटल का क्यूब है जिसका मास 200 ग्राम है, उसका वॉल्यूम 50 है, तो आप डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से निकाल सकते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन तो ऑलरेडी मैंने बता दी थी, गैस में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड में चेंज हो रहा है। मेजर कैसे करते हैं हम इसको, एपरेटस कौन कौन से होते हैं इतना जानना जरूरी नहीं है, इतना नहीं पूछेगा डिटेल में। आप एग्जाम्पल देख लो, आपको वाटर हैज मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। रिएक्टिविटी एंड केमिकल स्टेबिलिटी, इसकी हेडिंग मतलब इसको पढ़ लेना एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, स्टेबिलिटी तो हम पीरियोडिक टेबल में अच्छे से पढ़ेंगे भी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट यूज करते हैं, मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट, इन सब में इसका यूज होता है। अब न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाते हैं, कैलकुलेट करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट एन एल्टीट्यूड वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 80 kPa, ठीक है। गिवन दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इतना,
कैसे करोगे आप? प्रेशर अपॉन टाइम है और इज इक्वल्स टू टोटल, देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद द डिक्रीजिंग प्रेशर, ये आपको पता है। अब इसको, ये एक इक्वेशन होती है आपकी क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन, जो कि ये है कि टोटल प्रेशर अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल्स टू हीट ऑफ वेपराइजेशन अपॉन टी डेल्टा वी, टाइम विद वेपर इसमें, तो आप इसमें डायरेक्टली रखोगे तो आपका निकल आएगा। अभी सेकंड देखो, 10 लीटर ऑफ वाटर एट प्रेशर इतना, टेम्परेचर इतना, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2 को आप रखोगे डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल लोगे। कैसे भी निकाल सकते हो क्योंकि टोटल है ना ये, ठीक है। चेंजेस इन प्रेशर, चेंजेस इन ये, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द वे ऑफ एलिमेंट combine to form compound. The laws include the law of conservation of mass, law of definite proportion and law of multiple proportions. Law of conservation of mass important है। ये क्या बोलता है कि the mass is neither created nor destroyed in a chemical reaction, very important. The total mass of reactant is equal to the total mass of product. इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर डायरेक्टली पूछता है। जितना आपने यहाँ पे लिया है उतना ही आपका यहाँ पे रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ले रहे हो, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले रहे हो, टेस्ट ट्यूब है, स्ट्रिंग है, या ये डायग्राम बना के देना, ठीक है। अब इधर आप मिक्स कर रहे हो इनको सबको, तो आपका देखोगे सोडियम सल्फेट का उतना ही वेट रहता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का उतना ही वेट रहता है, कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, सेम वेट, ठीक। इम्प्लीकेशन इसके क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। इट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल इन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है बताना, विच इन्वॉल्व्स द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब एग्जांपल ले लो, H2O, सिंपल, उतना ही वेट रहता है। 2 आइटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 आइटम ऑफ ऑक्सीजन है, फिर 2 आइटम ऑफ, या 2 ग्राम पर मोल ले लो, कि 1 आइटम 16 ग्राम पर मोल ले लोगे, 18 आया, परसेंटेज उसका निकालोगे तो वही रहेगा जितना आपने डाला था, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर, देखो इसका क्या होता है ये, कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन स्टेट्स बाय गिवन केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कितना होता है वाटर का? 1:8, फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं उसके मास की, यही इसकी इम्प्लीकेशन भी है। द केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास रिगार्डलेस ऑफ द सैंपल साइज और सोर्स, ठीक है। इट अंडरस्कोर्स द कॉन्सेप्ट दैट केमिकल कंपाउंड्स हैव अ डेफिनेट एंड इनवेरिएबल केमिकल कॉम्पोजिशन, जितना 1:8 के रेशियो में ही रहेगा, चाहे आप कैसे भी बना लो इसे। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी सेम यही है कि टू एलिमेंट्स फॉर्म टू forms more than one compound, the masses of one element that combine with the fixed mass of other element are in ratio of small and whole number. एग्जाम्पल से समझो, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, 2 कंपाउंड है, उसको आप मिक्स कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, तो उसका फिक्स्ड मास रहेगा कार्बन का, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन भी सेम ही रहेगा। देखो ये 1:2, कार्बन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन का रेशियो चेंज हो गया। गैस यही पूछता है आपसे, गेलुजाक लॉ क्या बोलता है कि हाइड्रोजन गैस ले लो, ऑक्सीजन गैस ले लो, इसको मिलाया हमने, स्टीम, देखिए देखो इसमें ये बोलता है कि लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम V1 अपॉन V2, जितना वॉल्यूम इसका जितना वॉल्यूम इसका, व्हेन द गैसेस रिएक्ट टुगेदर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, गैस ऑफ में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है एंड प्रेशर रहता है, ठीक है, तभी हम वॉल्यूम को इक्वेट कर पाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस and the volume of the product if gaseous in nature are in the same whole number ratio, V1 upon V2 is equals to N1 upon N2 रहता है, रेशियो सेम रहता है अगर हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है, ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि गैसेस रिएक्ट इन डेफिनेट वॉल्यूम रेशियो विच आर कंसिस्टेंट विद द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये प्रोवाइड करता है एविडेंस दैट एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल सपोर्ट्स द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बताया है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इसमें और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहता है वो 2:1 रहता है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूसेस इन द सेम रेशियो एज द हाइड्रोजन एटम, 2H2 एंड 2H2O, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम वाटर का रहा, ठीक है। एवोगैड्रो क्या बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड एन नंबर ऑफ मोल्स इज रिटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। दिस लॉ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर। इसके बीच का रिलेशन इसने दिखाया है कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन N2 रहता है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कांस्टेंट, PV इज इक्वल्स टू nRT के केस में। इंटीग्रेटिंग P
मतलब आप देख लो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी रहेगा। तो इसमें जो V1 और N का रेशियो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना वॉल्यूम होगा उसका प्रोपोर्शन रहेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, then 2 moles of nitrogen gas can occupy इतने pressure under the same condition। देखो 1 volume of hydrogen, 1 volume of chlorine and 2 volume of hydrogen chloride, दोनों के नंबर सेम ही रहेंगे, बैलेंस कर लेंगे। नो मोल्स दोनों के सेम ही रहेंगे, चेंजेस नहीं आएंगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस कर पाओगे। सेम दोनों को, दोनों लॉस को अगर कंबाइन करते हो आप, ये ल्यूजैक लॉ को, अवोगाड्रो लॉ को, तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी अंडरस्टैंडिंग कि कैसे सब्सटेंस इंटरैक्ट करता है, ट्रांसफॉर्म करता है केमिकल रिएक्शन में। ये फाउंडिंग प्रिंसिपल है या फाउंडेशन प्रिंसिपल है केमिकल स्टोइकियोमेट्री के। ये प्रिडिक्ट करते हैं क्वांटिटीज को, रिएक्टेंट को एंड प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? केमिकल सिंथेसिस में, फार्मास्यूटिकल में, एनवायरमेंटल साइंस में, मटेरियल साइंस में हेल्प करता है। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का आपको फॉर्मूला कैसे लगाना पड़ेगा कि आपको 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया है, वो डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने में, और 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। टोटल मास आपका कैसे निकलेगा? 5.6 को प्लस करोगे 4.5 से 10 ग्राम टोटल निकला। इक्वल मास ऑफ रिएक्टेंट 10 ग्राम है आपका, तो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन होगा? जितना प्रोडक्ट आपका टूट रहा है उतना ही प्रोडक्ट आप प्लस करने पे ला रहे हो। जैसे आपका 10 ग्राम है, तो आपका इंडिविजुअल इसने, ये आपको 5.6 दे रहा है, ये आपको 4.4 दे रहा है, इसको जब प्लस करोगे तो टोटल, ठीक है। यही एक बोल रहा है सिंपल से सेम चीज दूसरे के साथ में क्या है, प्रोपोर्शन सेम रहेगा, जितना इधर से वाटर का प्रोपोर्शन है उतना ही हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन, और आपका ऑक्सीजन उतने ही ग्राम में डिसॉल्व मिलेगी। सिमिलरली लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जांपल ऐसे देख लो आप, मास रेशियो सेम है, ठीक है। masses of oxygen simplifies 1:1 illustrating the law of multiple proportion। 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करते हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, तो मास रेशियो 12:16 हुआ, 3:4 हुआ। ऐसे ही 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन करते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को, तो उसका रेशियो 3:8 हुआ। रेशियो ऑफ प्रपोर्शन रहता है, ठीक है। और ये ल्यूजिक में तो यही हुआ, आपके दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स रहता है, ठीक है। 2 क्लोरीन के एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है, 2 HCl ही बना है। एवोगैड्रो में भी यही होता है, 3 अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 22 लीटर, मैंने सुबह ऊपर करा भी दिया है, तो ये डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। These are the same thing in table format. Now come to the question part, descriptive answer writing कैसे अटेम्प्ट करें। मैंने क्वेश्चन दिया था, डिफाइन करिए मैटर क्या होता है, स्टेट करिए इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सप्लेन करिए रीजन कि क्यों परफ्यूम स्प्रेड हो जाता है फास्टर इन अ रूम हॉट डे पे और देन कोल्ड डे, ठीक है। तो आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैटर क्या होता है उससे, ये डेफिनेशन ऑफ मैटर नहीं लिखना है, डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करना है। और मैटर वो होता है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और टाइम को, स्पेस और मास को अलॉन्ग, स्पेस यहाँ पे वॉल्यूम हो गया आपका। कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है कि पार्टिकल मैटर का साइज क्या होता है, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन में होता है। मैंने 3 प्रॉपर्टीज बताई थी, तीनों आप लिख सकते थे। परफ्यूम और मेटल कैसे एक्सप्रेस होता है, अब इसमें क्या है, इसमें तो डायरेक्टली इन्होंने ऐसे लिख दिया है। आप क्या कर सकते हो, ऑन हॉट डे लिखोगे, यहाँ पे ऑन कोल्ड डे लिखोगे, टेबल बनाओगे, यहाँ पे इसके पॉइंट्स मेंशन कर दोगे ऐसा क्यों होता है। एक छोटा सा फिगर बना दोगे कैसे, ये तो मैंने अमोनिया का फिगर बनाया कि कैसे स्प्रेड हो सकती है। आप कोई भी छोटा सा फिगर डिस्पर्जन के फॉर्मेट में बना के दिखा सकते थे, ठीक है, हॉट डे पे और कोल्ड डे पे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कंक्लूजन ये है जिसकी वजह से मूवमेंट फास्ट हो जाता है, डिफ्यूजन होता है हार्डली। और फिर आप चाहते भी तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस का ऐसे लिख के भी दे सकते थे कि सबसे ज्यादा गैसेस में होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, तो और अच्छा मिल जाता है। हिंदी वाले यहाँ से देख ले। सिमिलरली सेकंड था इंटर पार्टिकल फोर्सेस और कंप्रेसिबिलिटी के बीच में डिस्टिंग्विश करिए सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस को। तो सिंपल है, सॉलिड क्या होते हैं, गैसेस, ये टेबल के फॉर्मेट में देते तो बहुत सुंदर लगता है, तो वहां से आप देख सकते हो मैटर क्या होता है, वो कैसे एग्जिस्ट करता है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करना था, फिर उनके बीच का डिफरेंशिएशन देना था, फिर उसके बीच में एग्जाम्पल देना था, और वहीं पे टेबल के नीचे ही आपको बना के देने थे मुझे ये डायग्राम। उसके बाद वेरिएशन इंटर कंक्लूड करना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हो, ठीक है, कंक्लूड करना बहुत जरूरी है क्यों ऐसा हो रहा है। सिमिलरली ये आपके मॉडल हिंट्स हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसे प्रेजेंट करना है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन डिफ्यूजन इन गैसेस लिक्विड विद वन एग्जांपल। डिफ्यूजन फास्टेस्ट क्यों होता है गैसेस में, दिस इज द मॉडल आंसर। ये आपको ऐसे डायग्राम बनाना था। सिमिलरली हिंदी वाले देख सकते हैं, देखो पॉज करके देख लीजिए, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो।
और इवेपोरेशन क्या होता है, स्टेट करो इवेपोरेशन और कैसे क्यों कूलिंग इफेक्ट होता है, यहाँ से नोट करिए, यहाँ पे पॉज करिए, इसके आंसर देखिए। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसको बना के दिखा दिया है आपको एआई से कि कैसे आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो यहाँ पे आप देख लो। सिमिलरली व्हाट इज लेटेंट, ये इवनिंग का क्वेश्चन था, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एप्लीकेशन बताइए आप इसकी। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ऐसे डायग्राम बनाइए, एप्लीकेशन बताइए, हेडिंग दीजिए। हिंदी वाले ऐसे थे कि मॉडल आंसर में आप ये वाले डायग्राम को प्रोवाइड कर सकते थे। Case based studies, on hot day summer a person sprinkles water on the roof of his house, after some time the roof becomes cool। अब बताइए क्यों ऐसा होता है, कौन से पार्टिकल पहले escape करते हैं, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है इस प्रोसेस को, और डेली लाइफ सिचुएशन में ऐसा कब प्रिंसिपल आप देखते हो, कपड़े सुखाने के टाइम। ठीक है, डायग्राम, सिंपल डायग्राम ऐसे आप डाल सकते हो, यही तो मॉडल आंसर्स का देने का ट्रिक होता है कि आप कैसे कर सकते हो। 2 लाइन में आपको डेफिनेशन लिखनी है, इफेक्ट क्या होता है डेली लाइफ में, कैसे आप ये फिनोमेना ऑब्जर्व करते हो, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ इवेपोरेशन क्या है वो लिखिए, एंड देन कंक्लूड इट। सिमिलरली देखो, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना के दे दिया, आप इसको और सिंपल टाइम डायग्राम बना सकते हो स्वेटिंग का। अच्छा, पूरा मैन बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ भी बना सकते हो, कपड़े भी सुखाते हुए दिखा सकते हो। ठीक है, सेम दिस केस स्टडी ऑल्सो, ये एक बार देख लीजिए आप लोग पॉज करके, और उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आप पॉज करके देख सकते हो। हाउ ब्यूटीफुली दे हैव ड्रॉन, सबसे अच्छा यूज तो एआई का आप इसे कर सकते हो आप प्रेजेंटेशन के लिए। So that is it for the entire first chapter of chemistry. Please subscribe to my channel, and those who are new, please go and join my telegram link also, and I request you all to support and share this channel so that others can also get benefit। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। इससे अलावा कोई भी आपको डिटेल चाहिए तो आप जाके डायरेक्टली मुझे टेलीग्राम पे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो, मेरा हैंडल ऑलरेडी यूट्यूब बायो में प्रेजेंट है, तो वहां से जाके डायरेक्टली लिंक को देख लीजिए। और प्लीज जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, आई विल बी कमिंग विद 2 more chapters soon, definitely tomorrow।